अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी महाज पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी माहौल को ज़रा ठंडा करने के लिए कुछ कोशिशें कर रही है, मुशावरत कर रही है। इस सिलसिले में अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुसूसी तौर पर महाज आरई की सियासत को ख़त्म करने और अपने बानी चेयरमैन इमरान खान की जेल से रिहाई या उनके लिए कुछ रिलीफ लेने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है। और ज़राए के मुताबिक उनमें से एक ऑप्शन ये भी है कि इमरान खान को कायल किया जाए कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो एक जारे रवैया रखते हैं या जो सोशल मीडिया के ऊपर एक जारहाना तर्ज़ अमल रखा जाता है पार्टी की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, उसको कम किया जाए और इमरान खान साहब अपना तर्ज़ सियासत थोड़ा तब्दील करें, PTI तर्ज़ सियासत थोड़ा तब्दील करे ताकि सियासी माहौल को ठंडा किया जा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ना कोई गुंजाइश पैदा की जा सके। इसके लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो इत्तेहादी हैं उनसे मुशावरत कर रही है और जो बड़े हैं ख़ास तौर पर जैसे अल्लामा नासिर अब्बास साहब वगैरह, उनको कहा गया है कि आप लोग खान साहब को कायल करें कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक ज़रा अपना रवैया ठंडा करे और माहौल को ठंडा करे इन टर्न। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ख़ास तर्ज़ सियासत है, अंदाज़ सियासत है और वो जारहाना रहा है। क्या PTI अपना अंदाज़ सियासत तब्दील करने से अपनी सियासी जगह बना पाएगी? अपने तज्ज़ियाकारों से सवाल हम पूछते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप कहिएगा, क्या समझते हैं, क्या अगर PTI अपना सियासत का अंदाज़ तब्दील करती है तो इससे उनको फ़ायदा होगा या सियासी अरीना में अपनी जगह बना पाएंगे? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि ये जो बुनियादी तनाज़ा है, जो लड़ाई है, ये दो फ़रीक़ैन के दरमियान है। एक फ़रीक़ का नाम है इमरान खान और दूसरे का नाम है इस्टेब्लिशमेंट। ये जो तस्फिया है इसके दरमियान, इन दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान अगर कोई हो सकता है तो वो डिपेंड करता है टोटली इमरान खान के अपने जो एटीट्यूड है या जो उनका रवैया है उससे ही ये सारा कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। क्योंकि जो दूसरा फ़रीक है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये क्लियर कट पहले ही कह दिया गया है कि जो बातचीत का या जो मुज़ाकरात के हवाले से जो रास्ता है वो सियासी जमातों के ज़रिए है। ताहम जो 9 मई के हवाले से जब तक ये माफ़ी पब्लिकली नहीं मांगी जाएगी, ये मामलात या जो बातचीत है आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो पहले से ही क्लियर है और ये जब भी होना है इसका इन दोनों के दरमियान मामला हल होना है वो तभी होगा जब इमरान खान इस हवाले से पब्लिकली माफ़ी मांगेंगे। ये तो एक बात वाज़ेह है। जहाँ तक बात है कि ये जो PTI की जो दूसरी क़यादत है वो ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान को किसी तरह से कायल किया जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना जो रवैया है वो उसको कुछ हद तक उसमें बेहतरी ला सकें या कुछ जो लचक दिखा सकें। और उसके लिए जिन लोगों को इन्होंने चूज़ किया है, मैं तो ये हैरान हूँ PTI की ये इस क़यादत की उस विज़डम के ऊपर कि जिन लोगों को ये सिलेक्ट किया है इन्होंने कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान को ये कायल कर सकें कि वो रवैया बेहतर कर सकें। देखें, महमूद खान अचकज़ई का जो ओवरऑल उनकी सियासत है या जो उनका हमेशा से जो स्टैंस है वो सबके सामने है कि वो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका ये एक पूरी जो वो सियासत है वो रही है। इसी तरह जो अल्लामा जो राजा अब्बास है वो उसके हवाले से भी हमने देखा है कि जो उनके जितना भी बयानात अगर देखा जाए तो वो उससे भी वाज़ेह है कि वो ये दोनों हजरात जिनको ये PTI ने ये इस टास्क के लिए सेलेक्ट किया है वो तो शुरू से वो ख़ुद ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो समझे जाते हैं। वो कैसे इमरान खान को कायल करेंगे कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो अपना बयानिया है उसमें कुछ नरमी या लचक दिखा सकें। देखिए, मैं आपको एक ख़बर बताता चलूँ कि ये अभी जो नेशनल जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना था उसके लिए इनिशली जब PTI की तरफ से ऐलान किया गया कि हम जाएंगे और जो नाम दिए गए थे PTI के, उसके बाद फिर हमने देखा कि जब ये पार्टी के अंदर से कुछ आवाज़ें उठना शुरू हुई तो इनकी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ। उस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में जिन 3 लोगों ने PTI को शिरकत ना करने से रोका है उसमें आप हैरान होंगी कि एक ये जो अल्लामा राजा अब्बास हैं, दूसरे जो हैं ये महमूद खान अचकज़ई, ये दोनों आउटसाइडर जो कि PTI से इनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इन्होंने PTI को उस इजलास में मशवरा दिया कि ये शिरकत ना करें। और तीसरे जो साहब थे जिन्होंने PTI को रोका, मशवरा दिया कि नहीं जाना चाहिए, हमें ये इजलास अटेंड नहीं करना चाहिए, वो साबिक सदर आरिफ अलवी थे जो उन्होंने PTI को ये जो इस मुशावरत में ये मशवरा दिया। तो उसके बाद ये PTI की तरफ से ये फैसला
तो ये देखें, ये पीटीआई खुद जानती है, उनकी पीटीआई के सफ़ों के अंदर से पता है कि जो अचकज़ई साहब का जो तर्ज़ सियासत है वो क्या है, अलामा राजा अब्बास का जो तर्ज़ सियासत है वो क्या है। उसके बावजूद भी अगर वो ये इमरान खान को मशवरे के लिए ये चूज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये फिर उनकी कुछ कहना ये सबके मेरा ख्याल है कि कोई फजूल ही है। आपको लगता है कि अगर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी तब्दील करें खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट से मुताल्लिक तो फ़र्क पड़ सकता है? देखें अलीना, ये तो पहले दिन से वाजे है और ये क्लियर है कि जिस दिन भी इमरान खान ने अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो ये स्ट्रेटजी है वो तब्दील की, ये माफ़ी मांग ली, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि इनको ना तो किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इस हवाले से कोई मजीद जो है वो किसी सियासी जो, लेकिन एक बड़ा सहारा उनका वो पब्लिक सपोर्ट और वो वोट भी हैं जिनका इजहार जो है ना वो लोगों ने निकल कर किया इस साल। लेकिन बेनज़ीर क्या समझती हैं, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह बना पाएगी अगर स्ट्रैटेजी चेंज करती है तो? अलीना, कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि अगर पीटीआई अपना हाउस एंड ऑर्डर ले भी आती है और थोड़ी सी अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल जो है वो तब्दील भी कर देती है, तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है और हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक बड़ा ही एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है पीटीआई के हवाले से। तो जब तक वो अगर तैयार नहीं हुए थोड़ा सा पीछे हटने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात बन सकेगी इस पर। तो ये देखना पड़ेगा कि उधर से उनकी क्या स्ट्रैटेजी बनती है जब पीटीआई अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है अंसार अब्बासी साहब की, ये वही जो हम बात कल कर रहे थे, इससे दोबारा यही जाहिर होता है कि पार्टी में एक स्ट्रक्चर है, पार्टी की एक लीडरशिप है, लेकिन एक बड़ा ही सीरियस किस्म का कम्युनिकेशन गैप भी है और जो पार्टी की जो क़यादत है उनका कोई खास कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ये देखें, बड़ी अजीब सी बात है कि एक पार्टी के चेयरमैन है लेकिन उनको दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं के पास जाके कहना पड़ रहा है कि आप जाएं और जाके इमरान खान साहब से, जो हमारे पार्टी के लीडर हैं, उनसे जाके बात करें कि ये पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जो एक इंटरनल मैटर है पार्टी का, उसको तब्दील किया जाए। तो इससे ये भी तासुर जाता है कि इमरान खान साहब शायद अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उनको कोई खास जो है अहमियत नहीं देते और ना ही शायद उनकी कोई खास बात सुनते हैं, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए हैं कि वो दूसरों के पास जाके उनसे बात कर रहे हैं कि आप जाके हमारी ये जो दरख्वास्त है लेके जाएं, इमरान खान साहब से बात करें कि माहौल को थोड़ा सा ठंडा करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो मेरी रीडिंग है इस अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट की, इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो सारी बातचीत चल रही है इमरान खान साहब से बात करने की, इस वक्त क्योंकि पीटीआई ने एक ऐलान किया हुआ है कि ईद के बाद वो कोई एहतजाज की कॉल देंगे और एहतजाज करना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट से और इसकी टाइमिंग से ये तासुर जाता है कि शायद इस वक्त पीटीआई की जो क़यादत है वो नहीं चाहती कि कोई बहुत बड़ा कोई एहतजाज का प्लान बनाया जाए ईद के बाद, क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से एहतजाज करें या धरना दें। और उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि एक मौलाना फजल रहमान साहब से अभी तक बात जो है कोई ख़ास बनी नहीं है। पिछली बार भी जो एहतजाज किया था पीटीआई ने, उससे कोई ख़ास प्रेशर नहीं पड़ा था हुकूमत पे, उल्टा बल्कि पीटीआई के ऊपर ज़्यादा क्रैकडाउन जो था वो बढ़ गया था। और तीसरी चीज़ ये थी कि हमने देखा कि एक इंटरनल जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर, जो इंटरनल डिविजन हैं, वो भी खुल के पार्टी के सामने आए थे और जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान बहुत हुआ था। लेकिन इसमें जो दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जो दो सजेशंस रखी जा रही हैं पार्टी की तरफ से इमरान खान साहब के लिए, कि एक के जो सोशल मीडिया अकाउंट थे, पिछली बार भी जो अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट थी उसमें भी ये बात की गई थी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं पीटीआई के, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जितना भी जल्दी पीटीआई ये कर सकती है उनको करना चाहिए। जब मैं पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट की बात करती हूँ, मैं इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट की बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पे तनकीद होती है, बहुत सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, कभी कभी वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना पीटीआई के जो दूसरे एफिलिएटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जहाँ पे ठीक है आप सवाल पूछें, आप तनकीद करें, लेकिन वो जो गाली गलोच का कल्चर है उसको जितना जल्दी हो सके, और बहुत देर से चल रहा है पीटीआई में, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि माहौल भी थोड़ा सा ठंडा हो और बातचीत भी हो सके। दूसरी जो बात की गई थी इसमें वो ये कि पार्टी चाहती है कि इस वक्त पीटीआई, या पार्टी में कुछ सियासतदान चाहते हैं कि इस वक्त पीटीआई जो है वो जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई रियासत लड़ने जा रही है, उसमें वो रियासती जो इदारे हैं उनके साथ खड़ी हो और उनका साथ दे। देखें, बिल्कुल आप जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है आपको खुल के मजम्मत करनी चाहिए। आप साबिक वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रियासत के बिल्कुल माउथ पीस बन जाए और ऑपोजिशन का जो अपना रोल है, वो जो किरदार है आपका, उसको बिल्कुल ही आप पीछे छोड़ दें और आप सवाल पूछना और आप तनकीद करना जब रियासत की पॉलिसी जो है वो हाई हैंडेडनेस की हो या इस तरह के फोर्स की हो, उसको उस पर तनकीद करना आप बंद कर दें। जैसे कि अलीना आज कल रात से जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज वहाँ पे बंद है, वहाँ पे जिस किस्म की खौफनाक खबरें आ रही हैं, इन चीज़ों पे जिस किस्म की हाई हैंडेडनेस इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ पे इनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहूँगी इस वक्त मेरी राय में आखिरी चीज़ अलीना, देखें इस पाकिस्तान का मेरी राय में सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है और जो बलूचिस्तान में नाइंसाफियाँ हो रही हैं। पूरी रियासत की इस वक्त तवज्जो बलूचिस्तान पे होनी चाहिए, बल्कि हमारी मीडिया पे भी तवज्जो जो है वो बलूचिस्तान पे होनी चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा इस वक्त कोई इशू है ही नहीं मुल्क में। ठीक है, आसिफ आपकी क्या राय है? देखें, जब भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं तो हमें इसमें 3 बुनियादी जो है फरीक नजर आते हैं या इसके कंपोनेंट्स नजर आते हैं जहां से पॉलिसी आती है। देखें, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है, एक खुद इमरान खान साहब हैं और फिर एक पीटीआई का सोशल मीडिया है, और जो कि बज़ाहिर लगता है कि किसी के भी काबू में नहीं है। बाज़ औक़ात इमरान खान की पॉलिसी के भी अगेंस्ट वो वहां पे चीजें आ रही होती। तो देखें, पार्लिमानी पार्टी का तो ने तो मुतअद्दिद मौके पे ये चाहा कि बातचीत के जरिए चीजों को आगे लेके जाएं। वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि जब तक हम टकराव की पॉलिसी पे अमल करेंगे, हम अपनी स्पेस नहीं बना पाएंगे जो इस सिस्टम के अंदर हमारी होनी चाहिए है। अभी रिसेंट जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ना जाने का फैसला था, उसमें दिलचस्प बात यह है कि उमर अयूब भी जाना चाह रहे थे, गौहर अयूब भी चाहते थे जाएं, सलमान अकरम राजा भी चाहते थे जाएं, असद कैसर चाहते थे कि जाएं, आमिर डोगर चाहते थे कि जाएं। लेकिन जब ये लोग सियासी कमेटी में बैठे तो वहां पे जो है इन लोगों ने अपना मुद्दा बयान किया और इन्होंने कहा कि जी हमें जाना चाहिए, बड़ा हाईएस्ट फोरम है, उसके ऊपर हमें अपनी चीजें रखनी चाहिए। लेकिन जब सियासी कमेटी के अंदर वोटिंग हुई तो ये लोग जो हैं ये हार गए वहां पे वोटिंग में और फैसला हुआ कि जी हम उसमें नहीं जाएंगे, या फिर ये हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं तो वो जो फैसला करेंगे वो हम मानेंगे। तो बात ये है कि आज तक हमें पीटीआई की तरफ से ना पॉलिसी का एक फुकदान नजर आया है, एक कंफ्यूजन नजर आई है चीजों को लेके। बाज़ औक़ात पार्लिमानी पार्टी और ये सारे लोग जो हैं इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन पीछे से खान साहब जो है कोई ऐसा बयान दे देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं जिससे सारी चीजें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह खान साहब की जो बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताऊं कि अभी जब नवंबर में जब प्रोटेस्ट आया था इस्लामाबाद, जिसमें जो है वो 26 नंबर पे बैठने पे तैयार थी सारी पार्लिमानी पार्टी, लेकिन अचानक जो बुशरा बीबी का फैसला था कि नहीं हमने आगे जाना है, उससे सारी चीजें जो है वो मलियामेट होगी। हमारे बाज़ राय का ये दावा है कि उस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है वो चीजों को इस हद तक ले आए थे कि उस प्रोटेस्ट को अगर पीसफुली वो हो जाता डिस्पर्स, तो उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को सॉफ्ट रिहाई की जानिब और उनके लिए कुछ रियायतों की हद तक तैयार कर दिया गया था माहौल को। लेकिन उसके बाद चीजें बिल्कुल ही उलट गई और जो है वो बिल्कुल यकसर मंजरनामा चेंज हो गया और इमरान खान साहब भी गंडापुर से जो है उनसे नाराज हुए और उनसे एक पार्टी का ओहदा भी वापस ले दिया गया। तो मामला ये है कि वहां पे डिसीजन मेकर जो हैं उनके बारे में बताना मुश्किल है कि कौन किस वक्त क्या बात कर दे। बुशरा बीबी कभी डिसाइसिव कोई डिसीजन ले लेती हैं, कभी इमरान खान साहब कोई ऐसी बात कर देते हैं। अब अगर पॉलिसी बनानी है पीटीआई ने, तो पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि हम फिर सारे एक पेज पे हों, उस पे हमारा सोशल मीडिया भी हो, पहले खान साहब भी उस बात पे कन्विंस हो, फिर पार्लिमानी पार्टी को भी वही हिदायत दी जाए कि आपने इन लाइंस के ऊपर काम करना है, तभी वो कुछ रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। बाकी जहां तक ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी अगर अपनी पॉलिसी में नरमी लाई तो क्या सियासी जगह बना सकती है? बिल्कुल, पीटीआई जो है वो इसी सूरत में अपने लिए सियासी जगह बना सकती है कि वो अपनी पॉलिसी के अंदर मुफाहमत की पॉलिसी को जो है वो लेके आए। बाकी जो सियासी जमातें रही हैं जिनके पहले पेजेस पढ़ते रहे हैं, उन्होंने भी अपने मौके का और वक्त का इंतजार किया है और फिर एक खास स्ट्रेटेजी के थ्रू उन्होंने अपनी जगह जो है वो पहले की बाकी पार्टीज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो फर्क ही यही है बकौल पीटीआई के भी कि वो
उस डगर पे नहीं चलते जो बाकी पार्टीज़ ने किया? देखिए, एक चीज़ समझ लें कि हम ये क्यों समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बड़ा हल्का ये समझता है कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वजह से नाराज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ये बेसिक जो दोनों के दरमियान, जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ अगर आप देखें ना, तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एंटी नवाज़ आपको एलिमेंट ज़्यादा नज़र आएगा, और यही वजह है कि नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बने। इसी वजह से, क्योंकि जो वो नैरेटिव है नवाज़ शरीफ का, वो आपको नज़र आता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि नवाज़ शरीफ अपनी पॉलिटिक्स से बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का अंदाज़ उनसे क्लैश करता है। इमरान खान के केस में ये नहीं है। इमरान खान के केस में ये है कि आपने जिन लोगों को हमें ये कह के उनके ख़िलाफ़ खड़ा किया कि जी ये लोग जो है करप्ट हैं, ये लोग जो है पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर रहे हैं, और फिर आके आपने उन्हीं लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करिया, उन्हीं को लोगों को हमको हटा के उनको बैठा दिया गया। ये बेसिक डिफरेंस है। 9 मई तो उसका एक ऑफ शूट है जिसकी बुनियाद पे तो इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम जहाँ आ रही है वो यही आ रही है कि इमरान खान को सिर्फ इमरान खान कायल कर सकते हैं। इमरान खान को ना राजा नासिर अब्बास कायल कर सकते हैं, ना चगदई कायल कर सकते हैं, ना मौलाना फजलुर रहमान कायल कर सकते हैं। जो इमरान खान की थिंकिंग है वो इमरान खान अपनी थिंकिंग के ख़ुद ही वो हैं उसमें। और जो पीटीआई जो ये कर रही है, जो मफाहमत की बात करती है, पीटीआई दरअसल पिछले 1 साल में जो है वो उसने एजिटेशन करके देख लिया, उसने धरने करके देख लिए, वो मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पा रहे, वो मूवमेंट नहीं चला पा रहे। उसमें ज़ाहिर है हुकूमत की जो सख्त पॉलिसी है वो भी है, लेकिन पीटीआई जो है एज ए तंजीम, बैरिस्टर गौहर वग़ैरह, उनका वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं, ख़ास तौर पे एजिटेशन के हवाले से। लिहाजा वो चाहते हैं कि कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, याद रखें अलीना, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से पहले थी, कि पार्टी जो है वो सबको, सारे वर्कर्स को ये कहती रही कुछ नहीं होगा, और भुट्टो फांसी चढ़ गया। उसके बाद जो एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट बिल्ड हुआ और जिसकी बिना पे बेनज़ीर को सपोर्ट मिली। देखिए, पॉपुलर लीडर जो होता है वो अनपॉपुलर डिसीजन कर सकता है। इमरान खान अगर ये कहेंगे ना कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ हम मिलकर चलेंगे, तो पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव तब्दील हो जाएगा, वो एंटी इमरान खान नहीं हो जाएगी। हाँ, बैरिस्टर गौहर कहेंगे तो सब बैरिस्टर गौहर के पीछे पड़ जाएंगे। कोई और लीडर कहेगा, जैसे उस ज़माने में बेनज़ीर ने कहा कि अब अमेरिका के झंडे नहीं जलाए जाएंगे, तो नहीं जलाए गए। ये नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी का पूरा एकदम एंटी बेनज़ीर हो गई पीपल्स पार्टी, नहीं हुई। तो पॉपुलर लीडर जो है फैसला वही करता है, चाहे वो अनपॉपुलर डिसीजंस करे। जाहिर है इमरान खान जब ये फैसला करेंगे, अगर करते हैं कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फ़ौज है, तो पूरी तहरीक इंसाफ का नैरेटिव तब्दील हो जाएगा। पूरी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अकाउंट जो है एक नई शक्ल में हमें सामने नज़र आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इमरान खान खुद क्या फ़ैसला करते हैं। नवाज़ शरीफ जो फैसला किया था आप उसको सामने रख लें कि उन्होंने गुजरांवाला की उनकी तकरीर देख लें, और उसके बाद जो है आप उसके बाद की सूरत हाल देख लें। तो जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं उन्हीं को एंगेज करना पड़ता है। सर वैसे एक चीज़, अगर आप अनऑर्थोडॉक्स फैसला कहें या इसको यू टर्न कहें, खान साहब अपनी रिवायत से हटकर भी फैसले अपने किए हुए के ऊपर भी यू टर्न लेते रहे हैं माजी में। मैं यही बात कह रहा हूँ। इस वक्त क्या मसला है? क्या खान साहब को जो कायल करने वाले हैं वो उनको सही नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो एक सेल में बैठे हैं ना, बाहर से आके लोग उनको इतलात भी देते हैं, उनको बताते हैं क्या सिचुएशन है, पार्टी क्या कह रही है, लेट्स से उनको वो सही तरह इन्फॉर्मेशन नहीं रिले हो रही, उनको मुशावरत नहीं सही उन तक पहुँच रही। देखिए अलीना, अगर 2022 में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता ना, जब इमरान खान को हटाया गया था, तो इमरान खान का रिएक्शन वो नहीं होता जो इमरान खान का रिएक्शन हुआ है। वहाँ जो शरीफ या जरदारी साहब के से एक पर्सनल वो नज़र आता है, उसके अलावा तो आज भी वही सिचुएशन है। उन्होंने कहा जी आपने मुझे तो हटा दिया, लेकिन आपने ला के बैठाया किसको? सारा इख्तलाफ इस बुनियाद पे है बिटवीन इमरान खान एंड एस्टैब्लिशमेंट कि आपने मुझे हटा दिया,
सही हटाया गलत हटाया वो एक अलग बहस है, लेकिन आपने उसकी जगह जो ऑल्टरनेट ला के बैठाया है वो ऑल्टरनेट एक्सेप्टेबल नहीं है, और यही 2024 का वो है। ठीक है जी। फखर दुरानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक तो वो भी जो आपने पहले बात की थी कि जी जब पार्टी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर क्या हुआ, आसिफ साहब ने अपना एक उसके अंदर तज्जिया पेश किया, मज़हर साहब ने एक दूसरी तरह से बताया। क्या वाकई में अगर खान साहब को आपके मुताबिक सही इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हों या मशवरा देने वाले लोग हों तो उनका माइंड बदल सकता है या नहीं? अलीना देखें, इसमें इमरान खान अगर किसी की सुन सकते हैं या अब तक सुनते आए हैं, चाहे वो जब हुकूमत में थे उस टाइम भी या उसके बाद भी, वो सिर्फ एक ही शख्सियत है और उसका नाम है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी ही इमरान खान को कायल कर सकती है किसी भी हवाले से, फ़ैसला करने के हवाले से। एक तो बात होगी ये कि इमरान खान किसकी सुनेंगे, ना वो अलामा राजा नासिर अब्बास की सुनेंगे, ना ही बैरिस्टर गौहर या किसी भी शख्स की बुशरा बीबी के अलावा। दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान को कायल करने के लिए दुरुस्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। देखें, इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के हवाले से इमरान खान ने कई बार कोशिश भी की, कई बार उन्होंने बयानात भी दिए कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो मैं ये समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैं नहीं समझता कि वो तैयार है इमरान खान के ऊपर अब मज़ीद कोई एतमाद करने के लिए, वरना जिस दिन भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हामी भर ली जाए या रजामंदी जाहिर की जाए। सारा मुद्दा ये है ना कि ये लोग अब जो माहौल ठंडा करने की बात कर रहे हैं, पीटीआई की तरफ से कोई जेस्चर दिखाया जाएगा तो दूसरी तरफ से भी उसको रेसिप्रोकेट किया जाएगा ना। हमेशा से गिले शिकवे सी बात कर रहे हैं ना, पीटीआई की तरफ से और इमरान खान की तरफ से जेस्चर तो दिखाया गया, कई बार दिखाया गया इमरान खान की तरफ से, लेकिन जो 9 मई हुआ, देखिए इमरान खान ने बारहा ये कहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, फिर उसके बाद जब बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, सर वो कहते हैं बातचीत करना है, लेकिन उसके ऊपर फिर दूसरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर सख्त बयानात आ रहे होते हैं, एहतजाज की कॉल दे दी जाती है, बाकी सब कुछ हो रहा होता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन भी तो मौजूद है। देखिए अलीना, जिस दिन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ पेशावर में, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खुशी का इजहार किया गया और इस खबर को ब्रेक किया गया वो इमरान खान की तरफ से किया गया। तो इससे क्या जाहिर होता है, इमरान खान बड़ा खुश हुए और वो तो ये चाहते हैं कि कोई बातचीत हो, लेकिन असल मसला वही है कि क्या एक मीनिंगफुल बातचीत के लिए जो एक शर्त रखी गई थी, इमरान खान पब्लिकली माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान सब कुछ वो करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर जो एक रुकावट आ रही है वो यही है कि वो पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगना चाहते। अगर उनको ये एक ऑप्शन दी जाए कि वो दरपर्दा ये इस हवाले से तमाम तर अपने मामलात के ऊपर बात में, बस वक्त जरा कम है, मैं मज़हर साहब की भी इसके ऊपर इनपुट लें। जी मज़हर साहब, सिर्फ देखिए 9 मई पे इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, उसने कहा जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। अगर जुडिशल इंक्वायरी में 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं वो पाए जाते हैं तो सज़ा होगी। तो इसमें गवर्नमेंट क्यों रिलक्टेंट हुई कि जुडिशल कमीशन ना बनाया जाए? सर, इस पे इमरान खान का बयानिया ये नहीं है कि इंक्वायरी करा दी जाए। इमरान खान ये समझते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी उल्टा एजेंसियों ने खुद ही ये अपने इदारों के ऊपर अटैक किया है। ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट को और ज्यादा मैं समझता हूं, लेकिन फकर वो बात निगेट हो जाती ना अगर जुडिशल कमीशन बन जाता। सर वो जुडिशल कमीशन का मामला तो उसमें रह गया ना, मुज़ाकरात के उसमें, जहां पीटीआई पहले बैक ऑफ कर गई। उससे पहले की जो शुरू की बिल्कुल जब ये वाकया हुआ था उसके बाद जो चीजें बनी पहले बना देना चाहिए था इनको। वो तो यही था कि जुडिशल कमीशन बना दें, अगर इसमें साबित होता है तो ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एफर्ट करती। जी आसिफ, ये जो एक बात की जाती है ना कि इमरान खान साहब कभी माफी नहीं मांगते या अपनी राय दी, ये बात तो 20वीं दफा गलत हुई है। शेख रशीद अहमद के बारे में इमरान खान साहब की क्या राय थी, बाद में उनको वजीर दाखिला लगा दिया। चौधरी बरादरान के बारे में उनकी क्या राय थी, क्या रिमार्क से उनको बाद में इत्तेहादी बना लिया। बाबर अवान साहब के टीवी पे बैठ के उन्होंने क्या कहा था। इसी तरह फौज के हवाले से भी उन्होंने सॉफ्ट बयान भी दिए हैं। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान साहब बेसिकली जिस रिटायर्ड धड़े से लाइन लेते हैं वहां से उनको 9 मई के हवाले से अभी तक ये नहीं कहा गया कि आप इसके ऊपर माफी मांगे, और ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर आके तान जो है वो टूट जाती है। बेसिकली जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामानी कमेटी में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके ऊपर भी जो तान आके टूटी थी वो इसी बात पे टूटी थी कि 9 मई के मामले, और ये मैंने आपको एक किसी प्रोग्राम में कहा था कि 9 मई बड़ा अहम होगा। तो 9 मई पे तान इसलिए आके टूटी थी कि कहा गया था कि इसके ऊपर आप माफी करें। बेनज़ीर भी कुछ कहना चाहती है, फिर नहीं उनको वो कहा गया पीछे से इसलिए उन्होंने नहीं मांगी।
बेनज़ीर। लीना, मैं देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दो चीजें हैं जो बार बार कही जा रही हैं पिछले 2 सालों में। एक तो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में वो बार बार कहते हैं कि इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरा कि इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से जो है वो माफी मांगे। खैर, मैं तो इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ। माफी क्यों मांगे, कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो फर्क है पिछली एस्टैब्लिशमेंट में और इस एस्टैब्लिशमेंट में, ये जो रजीम है ये ज़रा ज़्यादा सख्त है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो थिंकिंग है वो ये है कि आप अगर हमारे साथ हैं तो फिर मुकम्मल तौर पे हमारे साथ हैं, और फिर हमारी किसी पॉलिसी पे आप तनकीद नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। ये एक्सेप्ट करना किसी भी ऑपोजिशन सियासी जमात के लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस वक्त की जो सिस्टम है वो मुकम्मल सपोर्ट एक्सपेक्ट करती है पीटीआई से, अगर उनको कोई रिलीफ चाहिए। और वो अगर पीटीआई देती है तो फिर वो अपने ऑपोजिशन के किरदार के खिलाफ। और क्या ये भी हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑपोजिशन में रहते हुए एटलीस्ट, और उनको अगर सियासी स्पेस भी बनानी है तो बिल्कुल हिमायत करना मुश्किल हो जाएगा, गो के हुकूमत में रहते हुए वो कर चुके हैं? बिल्कुल अलीना, और करना भी नहीं चाहिए। आजकल तो खैर वो बड़ी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत की बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त देखें, इस वक्त कोई खास डिसेंट और ऑपोजिशन रह नहीं गई। आपने अदालतों के साथ भी जो कर दिया है वो कर दिया है, मीडिया में भी, और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल ही तर्जुमान बनी हुई है हुकूमत की और रियासत की। तो इस वक्त तो जरूरत है मुल्क को एक ऑपोजिशन जमात की, लेकिन जो सही किस्म की ऑपोजिशन करे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद वापस आएंगे आपके सवालों के साथ। आपके YouTube पे भेजे गए सवालात के जवाब जानते हैं। फ़खर दुरानी साहब, आपसे पहला सवाल किया गया है आमिर कलीम की जानिब से। वो पूछ रहे हैं कि बचपन से सुन रहे हैं पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर बहुत ही अहम मुल्क है। क्या पाकिस्तान वाकई जोग्राफियाई लिहाज से उतना ही अहम है जितना कहा जाता है, या सिर्फ एक ये नज़रियाती दावा है? शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जोग्राफियाई हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल एक मुल्क है। ख़ासतौर के ऊपर जो ट्रेड के हवाले से देखा जाए, जो बैनुल-अक़वामी उसके रूट्स और उस हवाले से देखा जाए, या फिर जियो पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए, फिर जो स्ट्रेटिजिकली अगर इसकी अहमियत देखी जाए, पाकिस्तान की जो लोकेशन है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया, ईरान, और फिर ये इस हवाले से ये तमाम जहतों के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान स्ट्रेटिजिकली जो है वो बिल्कुल अहमियत का हामिल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने इस जोग्राफियाई अहमियत के मुताबिक क्या अपने मुल्क के लिए कोई मफादात हासिल किए हैं, या इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है या नहीं किया। तो उस सूरत में अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान अपनी इस जोग्राफियाई अहमियत के बावजूद भी पॉजिटिव की बजाय हमें नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हमेशा से ज़्यादा पड़ा है, चाहे वो अफ़गान वॉर की सूरत में हो, या रशिया के शुरू में वो हुआ था उस सूरत में हो, या बाकी हमसायों के साथ जो ताल्लुकात हैं इसी बुनियाद के ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है नेगेटिव इसका इम्पैक्ट ये जोग्राफियाई अहमियत के बावजूद ज़्यादा पड़ा है पॉजिटिव की बजाय। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। अगला सवाल आसिफ वशी चौधरी साहब के लिए। वसीउद्दीन खान आपसे पूछ रहे हैं कि हम अक्सर टीवी पर देखते हैं कि हर तरफ तनकीद हो रही होती है कि ये इदारा ठीक काम नहीं कर रहा, वो इदारा ठीक काम नहीं कर रहा। आपके ख्याल में कोई ऐसा शोबा या इदारा है जो वाकई ठीक काम कर रहा हो? देखें, जब समाज या सिस्टम जब गल सड़ जाता है ना, तो वो मुकम्मल तौर पे गल सड़ जाता है। आप जहां पे भी हाथ लगाएंगे ना, वो नीचे गिर जाएगा, वो खोखला होगा, खत्म हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे इदारों में अच्छे लोग नहीं, हमारे हर इदारे में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आपने ओवरऑल बात करना होती है। तो ओवरऑल आपके तमाम इदारे इस वक्त जो हैं वहां पे तनज़ली है, वहां पे वो उनका जो काम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन हमने एक चीज और भी देखी है कि अगर आपने कहीं पे सिस्टम बनाने की कोशिश की है तो इन इदारों ने वहां पे हम परफॉर्म करते हैं। जैसे मोटरवे पे पूरी पाकिस्तानी कौम परफॉर्म करती है कि वहां उन्हें पता है कि किसी की सिफारिश नहीं मानी जाती और सबको एक निगाह से देखा जाता है और फाइन होता है। एक तरह से गलती नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह पाकिस्तानी कौम बाहर जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। तो बेसिकली जरूरत जो है ना वो है सिस्टम बनाने की। जहां पे भी हम सिस्टम बनाते हैं ये कौम पाकिस्तान में भी परफॉर्म करती है और बाहर दुनिया में सिस्टम बनाने की, उसको फिर उसी तरह से इन्फोर्स करने की भी। ठीक है जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बाकी सवालात। वेलकम बैक। बेनज़ीर, आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है। आपसे पूछ रहे हैं सोहेल डोगर कि एआई के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आम सारे कैसे किसी तस्वीर या वीडियो की हकीकत जाने, ये ज़रा तरीका बताएं।
अलीना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एआई जो टूल्स हैं वो एक अभी नई आई हैं और उनको फैक्ट चेक करने के लिए या चेक करने के लिए ये तस्वीर एआई से या वीडियो एआई से बनी है या असल है, अभी तक वो टूल्स अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आने वाले सालों में कोई ना कोई इसको जरूर बनाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जैसे हम फैक्ट चेकर्स जिसको इस्तेमाल करते हैं, आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आपको पता लग सकता है कि हाँ ये तस्वीर जो है वो एआई जनरेटेड है। मिसाल के तौर पे जैसे कि कुछ जो टूल्स होती हैं जो एआई इमेजेस और वीडियोस बनाते हैं वो वाटर मार्क छोड़ देते हैं अपना, जैसे कि मिड जर्नी लिखा हुआ आपको नजर आएगा या जो भी उनका वाटर मार्क होगा वो रह जाएगा। अगर वाटर मार्क नहीं है, और आजकल ये भी होता है कि वो हटा देते हैं वाटर मार्क, तो और भी कुछ ऐसी चीजें जो आप देख सकते हैं। जो एआई की टूल्स हैं अभी तक वो उंगलियां सही नहीं बना सकते, तो ये एक बड़ा अच्छी इंडिकेशन होती है कि ये तस्वीर जो है एआई जनरेटेड है। मिसाल के तौर पे एक इमरान खान साहब की तस्वीर थी, वो एआई जनरेटेड थी और कहा जा रहा था कि ये उनकी जेल में तस्वीर खींची गई है, लेकिन आप अगर गौर से देखते तो उनकी जो उंगलियां थी वो 5 के बजाय 6 थी, क्योंकि एआई जो है अभी तक सही तरीके से उंगलियां नहीं बना सकता, टेक्स्ट जो है वो सही नहीं लिख सकते। जैसे कि एक और तस्वीर थी हमने फैक्ट चेक की जिसमें पुलिस अफसर जो था उनकी जो टैग पे जो नाम था वो नाम अजीब से कुछ सिंबल से बने हुए थे, तो वो टेक्स्ट सही नहीं होता। बैकग्राउंड में अक्सर आप देखेंगे कि कभी कभी एआई तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसमें बैकग्राउंड में पीछे बिल्डिंग होती है लेकिन वो जमीन पे नहीं होती, थोड़ी सी हवा में होती है, बैकग्राउंड भी सही नहीं है। अभी तक कुछ एआई के टूल्स जो हैं वो सही नहीं बना सकते। लाइटिंग ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तरीका है देखने का। जो एआई की तस्वीरें होती हैं, वीडियोस होती हैं, उसमें लाइटिंग ऐसी लगती है कि जैसे वो शख्स के अंदर से कोई लाइट निकल रही है। लाइटिंग और शेडोज जो होते हैं वो अभी तक ये सही तरह मास्टर नहीं कर सके। स्किन जो होती है, चेहरा जो होता है किसी का, उसको अगर आप गौर से देखें तो कभी कभी ओवरली स्मूथ कर देते हैं वो चेहरे को, जैसे कि कुछ झुर्रियां नहीं होती, कभी कभी बहुत ज्यादा झुर्रियां डाल देते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जैसे पैटर्न्स का भी कहते हैं ना कि बड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जैसे चेक्स हैं या कुछ एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं उनकी भी अलाइनमेंट तब्दील कर देते हैं जी। लेकिन मैं इसका अगर आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा गाइड है वो MIT में एक फैक्ट चेकिंग एआई फैक्ट चेकिंग गाइड जो है वो उनका बिल्कुल पब्लिकली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे भी। मैं भी आज अगर ट्वीट कर दूंगी ताकि लोग देख सकें उसको, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो आपको बता देते हैं कि ये चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। वीडियोस जैसे एआई होती हैं उसमें अक्सर आप नोटिस करें कि थोड़ा सा जो साउंड है और जो लिप की मूवमेंट है वो थोड़ी सी आउट ऑफ सिंक होगी। ठीक है, उससे भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, और ये आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि MIT की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक मौजूद है जिसमें पूरी गाइडलाइन बताई हुई है उन्होंने कि किस किस तरह से आप जान सकते हैं अगर कोई फेक वीडियो है या एआई जनरेटेड वीडियो है तो। अच्छा जी, अगला सवाल मजहर अब्बास साहब आपसे आदिल हाशमी पूछ रहे हैं, पाकिस्तान ने करारदादे पाकिस्तान से क्या सीखा? देखिए ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इस सवाल की क्योंकि कल यौम पाकिस्तान है और इस हवाले से हम सबको ये जानना चाहिए कि करारदाद पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या था। एक तो था कि ज़ाहिर है एक पाकिस्तान बनाना, लेकिन पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना। इसीलिए करारदाद पाकिस्तान का जो फोरम है उसको अगर आप देखें तो उसमें नज़र आता है, उसके पूरे रेजोल्यूशन को पढ़ें तो आपने उसमें नज़र आता है कि पाकिस्तान को कायद आज़म और अकाबरीन एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बनाना चाहते थे और अल्टीमेटली उसके 7 साल की जद्दोजहद है वो पूरी जद्दोजहद एक जमहूरी जद्दोजहद है और उसके नतीजे में पाकिस्तान बना एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के नतीजे में। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उस करारदाद पाकिस्तान और पाकिस्तान को एक मुल्क बनाने के बाद हमने पाकिस्तान नहीं वो जमहूरी अंदाज में बनाया। उसके बाद आप देखें 11 अगस्त की कायद आज़म की तकरीर उठा लें, कायद आज़म ने जो फोरम इख्तियार किए वो सारे डेमोक्रेटिक फोरम थे। कायद आज़म इस मुल्क में एक पार्लिमानी जमहूरी हुकूमत चाहते थे, निज़ाम चाहते थे। कायद आज़म इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे जी। कायद आज़म इस मुल्क में जो है कानून की हुक्मरानी चाहते थे और कायद आज़म इस मुल्क में जो है फ्रीडम ऑफ द प्रेस चाहते थे। अब ये सारी चीज़ें उठा लें, हमने स्टेट्स बनाने के बजाय स्टेट बना दी और फिर हमने एक बफर स्टेट बना दी इसको। हमने कायद आज़म और करारदाद पाकिस्तान के पूरा रेजोल्यूशन पढ़ लें, उसमें आपको नज़र आएगा कि जो बातें की गई थी, हम बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उस करारदाद के बाद पाकिस्तान तो बना लिया लेकिन करारदाद पाकिस्तान को हम भूल गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, और आप लोग हमें इसी तरह से अपने सवालात भेजते रहे यूट्यूब के ऊपर, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।